अस्सलाम वालेकुम। आज हम प्रोसेस कॉस्टिंग को सम अप करते हैं। आज हम इसको क्लोज करेंगे और एक फुल फ्लेज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन हम एक ही क्वेश्चन को फाइफो और वेटेड एवरेज दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे। इसको मैं फुल फ्लेज क्वेश्चन क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो लास्ट पोर्शन था, लॉसेस को भी हम एडजस्ट कर देते हैं कि हमारे पास लॉसेस हैं तो हमने क्या करना है। लॉसेस के बारे में हमें कुछ भी नया काम करने की जरूरत नहीं है। प्रोसेस कॉस्टिंग हमने जितनी पढ़ी है बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं हम लोग। उसमें सिंपल हमने ये बात पहले भी पढ़ी थी, आज भी पढ़ेंगे कि जब भी लॉस होता है और अगर उस लॉस की, नॉर्मल लॉस की कोई स्क्रैप वैल्यू है, तो वो आपने अपनी टोटल कॉस्ट में से माइनस करनी होती है। हाँ, हमने बीच में वेटेड एवरेज और फाइफो मेथड से इन्वेंट्री को हमने डिस्कस किया, तो मैं साथ लॉसेस को भी अब इनकॉर्पोरेट कर देता हूं ताकि आपका 100% जो क्वेश्चन है प्रोसेस कॉस्टिंग का वो कंप्लीट हो जाए। और जितनी प्रैक्टिस की है तो मेरे ख्याल से अब प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर हमारे मैक्सिमम मार्क्स होने चाहिए। हम लोग मूव करते हैं जी स्ट्रेट अवे क्वेश्चन की तरफ। आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन नजर आ रहा है। हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वेटेड एवरेज से। इसी क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करेंगे फाइफो मेथड से। तो पहले हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं इसी क्वेश्चन को, और मैं ये क्वेश्चन आपके साथ एक साथ शेयर करता हूं। हम इसके दो पोर्शंस बना लेते हैं। एक पोर्शन पे हम लोग सॉल्व करेंगे वेटेड एवरेज पे, एक पोर्शन पे हम सॉल्व करेंगे फाइफो मेथड पे, और हम देखेंगे कि दोनों में फर्क कहाँ कहाँ पे आया है। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ कि हमारे पास इन्वेंट्री यहाँ पे का जो कॉस्ट फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम लोग, वो है फाइफो मेथड। तो अगर इन्वेंट्री का कॉस्ट फॉर्मूला, सॉरी, वेटेड एवरेज से हम पहले करते हैं, फिर आपको इसको मैं कंपेयर करवा दूंगा फाइफो मेथड से। तो बेसिकली हमने क्या काम करना है, हमने सबसे पहला काम जो करना है, हमने एक प्रोसेस अकाउंट बनाना है। तो हमारे पास ये एक प्रोसेस अकाउंट है। यहाँ पे आ जाएंगे मेरे पास उसके यूनिट्स, यहाँ पे रुपीज, यूनिट्स और रुपीज। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट, और लास्ट में स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन हम बनाएंगे। हम मूव करते हैं क्वेश्चन के अंदर, और अब आपने बड़ा फोकस करना है कि क्वेश्चन का डाटा मैं किस किस तरीके से अपने पास लिख रहा हूं, उसके ऊपर आपने ख्याल रखना है। क्वेश्चन के अंदर अगर आप जाते हैं तो क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले वो बात कर रहा है कि आपके पास क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है 3000 यूनिट्स। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस दिया हुआ है 3000 यूनिट्स। अब यहाँ पे कौन कंप्लीट है कौन कंप्लीट नहीं है, मैं ये बात पढ़ ही नहीं रहा। पहले भी बताया था, दोबारा बता रहा हूँ, मेरे लिए अभी ये पढ़ना जरूरी नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि मेरे पास टोटल कॉस्ट कितनी है। तो मेरे पास यहाँ पे जो टोटल कॉस्ट है इसकी 12,600 प्लस 970, इनकी जो टोटल कॉस्ट है वो 13,570 की कॉस्ट ऑलरेडी इनकर हो चुकी थी। तो यहाँ पे 13,570 की मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉस्ट। नेक्स्ट काम क्या करूंगा, मेरे पास यहाँ पे जो ड्यूरिंग द मंथ इनपुट है वो 7,000 यूनिट्स का मेरे पास मटेरियल इनपुट हुआ इस डिपार्टमेंट में। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा डायरेक्ट मटेरियल 7,000 यूनिट्स का। अब कॉस्ट क्या है देखते हैं, अभी उसके ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके पास जो नॉर्मल लॉस है दैट वुड बी 5% ऑफ करंट इनपुट। यहां पे उसने सिचुएशन के अंदर अब परसेंटेज के बाद एक कहानी ऐड कर दी। करंट इनपुट का जो 5% है वो आपके पास नॉर्मल लॉस है। तो इसका मतलब है जो करंट इनपुट है वो है मेरे पास 7,000। तो मेरे पास यहाँ पे 5% ऑफ 7,000, ये बनेगा मेरे पास 350 यूनिट्स। ये है मेरे पास नॉर्मल लॉस। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे मैं लिख देता हूं अपने पास नॉर्मल लॉस 350 यूनिट्स। तो टोटल 10,000 यूनिट्स थे जिसमें से 350 का मेरे पास नॉर्मल लॉस है। देखते हैं क्वेश्चन में आगे क्या कहता है। क्वेश्चन में कहता है कि जो कंप्लीटेड आउटपुट यूनिट्स हैं वो है मेरे पास 7,500। ये आ गया मेरे पास फिनिश गुड्स। तो मेरे पास यहाँ पे जो फिनिश गुड्स हैं
दैट आर 7500। ठीक हो गया। क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि जो मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक, अच्छा मैं यहाँ पे ये कोई कहानी नहीं पढ़ रहा, यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा अभी, कोई कहानी नहीं पढ़ी, मैं सिर्फ यहाँ पे यूनिट्स देख रहा हूं। मेरे पास जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है वो है टोटल 2000 यूनिट्स। हाँ। अच्छा, अब अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो मेरे पास यहां पे अगर देखा जाए, इसको अगर मैं क्लोज करूं और मैं नंबर ऑफ यूनिट्स के हिसाब से अगर इस चीज को देखूं, तो मेरे पास क्वेश्चन के अंदर यहां पे अगर देखा जाए तो मेरे पास टोटल 10,000 यूनिट्स हैं। इन 10,000 यूनिट्स में से मेरे पास, आप कैलकुलेट करोगे, -7500 है फिनिश गुड्स, -350 का लॉस होना चाहिए, -2000 होने चाहिए। मेरे पास यहाँ पे स्टिल 150 यूनिट्स ऐसे हैं जो पेंडिंग है। ये जो 150 यूनिट्स हैं, इसका मतलब है ये क्या है, ये जो एडिशनल 150 यूनिट्स यहाँ पे मेरे पास कुछ कम है, क्योंकि 10,000 पूरा नहीं हो रहा, 150 यूनिट्स अभी भी गायब है। ये जो यूनिट्स गायब है, ये है मेरे पास एबनॉर्मल लॉस। ये एबनॉर्मल लॉस सबसे पहले मैंने निकाल लिया कितना है, और अपने एबनॉर्मल लॉस को कॉस्ट चार्ज करते हैं। अच्छा, अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मेरे पास जो नॉर्मल लॉस था, यहां पे क्वेश्चन के अंदर मेंशन किया गया है कि नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू मौजूद है। नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू कितनी है, 1 रुपया पर यूनिट। तो ये 1 रुपया पर यूनिट के हिसाब से मैं अभी से लिख देता हूं कि 350 रुपीज इसकी स्क्रैप वैल्यू है। तो 350 मैंने अभी से यहां पे लिख लिया। ये वो कॉस्ट है जो मैं टोटल कॉस्ट में से माइनस कर दूंगा। उसके बाद बाकी क्या कहानी हो रही है, कितना कंप्लीशन, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, कंप्लीट क्या है क्या नहीं है, मैं कुछ भी नहीं देख रहा। मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या कर रहा हूँ कि मेरे पास टोटल कॉस्ट कितनी अकर हुई है। मेरे पास 28,000 की कॉस्ट अकर हुई है फॉर द मटीरियल, और जो कन्वर्जन कॉस्ट है दैट इज 17,430। ये आ गया मेरे पास टोटल कॉस्ट, और डेबिट साइड पर मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो 13,570 प्लस 28,000 प्लस 17,430, ये मेरे पास कॉस्ट यहाँ पे बनती है 59,000। तो 59,000 की जो कॉस्ट है यहाँ पे आ जाएगी। अब मेरे पास क्वेश्चन में मैंने क्या करना है, मेरा जो काम है, मेरा क्वेश्चन में काम है कि मैं यहाँ पे कॉस्ट कैलकुलेट करूँ, मैं इसकी कॉस्ट यहाँ पे कैलकुलेट करूँ, मैं एब्नॉर्मल लॉस को कॉस्ट चार्ज करनी है, मैंने कॉस्ट चार्ज करनी है। और कॉस्ट चार्ज करने के लिए मेरे पास जो कॉस्टिंग फार्मूला है इन्वेंट्री का, वो है एफको मेथड। अच्छा, अब एफको मेथड के अंदर जो सबसे पहला काम हमने करना है, वो हमने कैलकुलेट करना है स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स और वेटेड एवरेज मेथड है। तो वेटेड एवरेज मेथड के अंदर जब आप स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स कैलकुलेट करोगे, तो आप सारे यूनिट्स को कंबाइन करोगे और उसके ऊपर टोटल जो कॉस्ट है वो अप्लाई करोगे। तो सबसे पहली जो वर्किंग है मेरे पास यहाँ पे, नोट 1, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स। अच्छा जी, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या देखते थे, हम देखते थे हमारे पास आउटपुट कितनी है, उसके टोटल यूनिट्स कितने हैं, उसकी परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कितनी है, और कितने इक्विवेलेंट यूनिट्स हमारे पास, कितने इक्विवेलेंट यूनिट्स एज फॉर डायरेक्ट मटेरियल, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, स्पेस थोड़ी कम है, डायरेक्ट मटेरियल एंड कन्वर्जन कॉस्ट के गैस। तो ये मेरे पास एक फॉर्मेट तैयार हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम देखते हैं हमारे पास यहाँ पे फिनिश आउटपुट कितना है। सबसे पहले हम फिनिश की बात कर लेते हैं। मेरे पास यहाँ पे जो फिनिश्ड आउटपुट है, उसकी अगर मैं बात करूं, तो फिनिश आउटपुट में सबसे पहले मेरे पास वो यूनिट्स है जो 100% कंप्लीट है फिनिश, या इसको मैं यहाँ पे एब्रिविएशन यूज कर लेता हूँ, फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स के बारे में मेरे पास जो टोटल यूनिट्स थे वो थे 7,500 यूनिट्स।
और इन यूनिट्स को हम हमेशा अज्यूम करते हैं कि ये 100% कंप्लीट है विद रिगार्ड टू द मटेरियल, विद रिगार्ड टू द कन्वर्जन, इसके ऊपर 100% कॉस्ट चार्ज हो चुकी है। तो इसका मतलब है 7500 यूनिट्स के ऊपर मटेरियल कॉस्ट भी चार्ज होगी और इन 7500 यूनिट्स के ऊपर पूरी की पूरी कन्वर्जन कॉस्ट भी चार्ज होगी। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि अब मेरे पास यहां पे आ जाएगा क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है इसके लिए अब इंपॉर्टेंट क्या है? इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है ये आइडेंटिफाई करना कि जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है उसके अंदर ये तीन बातें, मटेरियल के अगेंस्ट कितनी कॉस्ट चार्ज हो चुकी है, लेबर के अगेंस्ट, कन्वर्जन प्रोडक्शन ऑफ रेट के अगेंस्ट कितनी चार्ज हो चुकी है। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वेटेड एवरेज में मेरे पास ओपनिंग स्टॉक की परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन ना दी हो मेरे किसी काम की नहीं है। ये बात अभी मैं लास्ट में लेक्चर के एंड पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा पेपर के अंदर, जब आपको नहीं बताया जाता फाइफो है या एफको है तो एग्जामिनर आपको क्या हिंट देता है और आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। ये लास्ट ऑफ द लेक्चर मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट बात होगी। तो इसलिए वेटेड एवरेज में मुझे इससे कहीं कंसर्न नहीं है। मैं देख रहा हूं कि मेरे पास, क्योंकि इसकी टोटल कॉस्ट ऐड हो जाएगी, मैं देख रहा हूं कि मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक में वो कह रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक है वो 100% कंप्लीट फॉर मटेरियल कॉस्ट है। बस इतनी बात, आगे नहीं पढ़ना भी। क्लोजिंग स्टॉक के जितने भी यूनिट्स हैं उसके ऊपर सारी की सारी मटेरियल कॉस्ट चार्ज हो चुकी है। तो ठीक है, मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक विद रिगार्ड टू द मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक के जो यूनिट्स हैं वो है टोटल 2000 यूनिट्स। मटेरियल के अगेंस्ट 100% कंप्लीट है, तो इसका मतलब है इन 2000 यूनिट्स के ऊपर पूरी की पूरी मटेरियल कॉस्ट चार्ज होगी। फिर वो बात करता है कन्वर्जन कॉस्ट के अगेंस्ट। देखें, कन्वर्जन कॉस्ट के अगेंस्ट कहता है कि दे आर 60% कंप्लीट, 60% कंप्लीट है कन्वर्जन के अगेंस्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि 60% कंप्लीट है, तो 2000 यूनिट्स के 60% कितना बनता है? 1200 यूनिट्स बनता है। तो मेरे पास यहां पे ये कॉस्ट अब चार्ज होगी किसको? ये चार्ज होगी फिनिश गुड्स को। अब नई बात जो मैंने कहा कि ये सम अप कर देगा, जिस तरीके से हमने फिनिश गुड्स और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस को देखा, इसी तरीके से अब मैं एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स को भी हमने कॉस्ट चार्ज करनी है। इन यूनिट्स को भी जब हमने कॉस्ट चार्ज करनी है तो यहां पे अब हमारे पास एक वर्किंग, दूसरी वर्किंग और तीसरी वर्किंग क्या होगी? एबनॉर्मल लॉस के जो यूनिट्स हैं। अब एबनॉर्मल लॉस के जो यूनिट्स हैं वो कितने हैं जी? एबनॉर्मल लॉस के टोटल मेरे पास 150 यूनिट्स हैं। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ये लॉस हुआ कब? वो कहता है इंस्पेक्शन ऑफ द यूनिट्स अकर व्हेन दे आर 5% कंप्लीट। इंस्पेक्शन कब हुई है? इंस्पेक्शन हुई है जब 5% काम कंप्लीट हुआ। जब कंप्लीट हुआ तो हम सॉरी, व्हेन दे आर 50% कंप्लीट, इसका मतलब ये हुआ कि 50% काम हो चुका था तो इंस्पेक्शन हुई है। अगर 50% काम हो चुका था उसके बाद इंस्पेक्शन हुई है तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास जो मटेरियल की कॉस्ट है वो प्रोसेस के स्टार्ट में ऐड हो जाती है। तो जो यूनिट्स 50% इंस्पेक्शन के बाद मुझे पता चल रहा है कि खराब हो गए हैं, इसका मतलब ये हुआ कि उनके ऊपर मटेरियल कॉस्ट 100% चार्ज हो चुकी है। तो ये जो मेरे पास एबनॉर्मल लॉस वाले यूनिट्स है, इसके ऊपर जब मैं मटेरियल के अगेंस्ट देखूंगा तो इनके ऊपर मटेरियल कॉस्ट 100% चार्ज हो चुकी है, तो 150 यूनिट्स इन सब के ऊपर मटेरियल की कॉस्ट चार्ज होनी चाहिए। लेकिन जब मैं कन्वर्जन कॉस्ट के हिसाब से देखूंगा तो क्वेश्चन में कह रहा है कि हमने 50% कंप्लीशन के ऊपर जब इंस्पेक्ट किया तो पता चला कि हमारे पास ये जो यूनिट्स हैं ये खराब है, उनको उठा के हमने साइड पे कर दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि 50% के ऊपर मैंने इंस्पेक्शन की है और मैंने देखा यूनिट सही बन रहे कि नहीं बन रहे, और आपको पता चला ये यूनिट्स तो खराब हो गए। आपने इन यूनिट्स को उठाया और उठा के साइड पे रख दिया कि ये खराब हो गए, इनको निकाल दो। तो इसके ऊपर कितनी कॉस्ट लगी होगी? तो उन यूनिट्स के ऊपर 50% कन्वर्जन कॉस्ट लगी थी, बाकी 50% कन्वर्जन कॉस्ट नहीं लगेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे 50% कन्वर्जन कॉस्ट चार्ज होगी एबनॉर्मल लॉस वाले यूनिट्स को। तो यहां पे मेरे पास 150 का 50% 75 आ जाएगा। ये लास्ट बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी। अब अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूं तो मेरे पास ये आ जाएंगे टोटल यूनिट्स, और टोटल यूनिट्स है मेरे पास 10,000, जबकि
इक्विवेलेंट यूनिट्स जो आएंगे विद रिगार्ड टू द मटेरियल 7500 प्लस 2000 प्लस 150, इसका मतलब है 96,050 यूनिट्स हैं जिनके ऊपर मटेरियल की कॉस्ट चार्ज होगी, और कन्वर्जन के अगेंस्ट मेरे पास टोटल 8850 यूनिट्स हैं जिनके ऊपर कन्वर्जन कॉस्ट चार्ज होनी चाहिए। तो ये सबसे पहला काम आपने क्या किया कि हमने यहां पे कैलकुलेट किया इक्विवेलेंट यूनिट्स, और एक एडिशनल पॉइंट यहां पे जो मैं लेके आया वो मैं लेके आया एबनॉर्मल लॉस वाला, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स को भी कॉस्ट चार्ज होती है। अगर एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स को भी कॉस्ट चार्ज होती है तो मुझे उसको इक्विवेलेंट यूनिट्स में कैलकुलेट करना है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि हम स्टेटमेंट ऑफ नोट 2 बनाने जा रहे हैं। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। अब ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सिंपल सा काम है, वेटेड एवरेज में इसमें लंबी काम कोई नहीं होता है। आपके पास टोटल एक डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट है और आपके पास कन्वर्जन की कॉस्ट है, कोई कॉस्ट है। आप क्या काम करते हो, यहां पे टोटल कॉस्ट लिखोगे। टोटल कॉस्ट आपके पास जो यहां पे आएगी, उस टोटल कॉस्ट में क्या क्या शामिल है जी। यहां पे जब आप टोटल कॉस्ट लिखोगे तो इस टोटल कॉस्ट में दो कॉस्ट आती है। एक कॉस्ट वो है जो आपके पास ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस के ऊपर चार्ज हुई थी, तो मेरे पास यहां पे ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस के ऊपर, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस में क्वेश्चन में देखता हूं तो साल के शुरू में 12,600 रुपए की कॉस्ट ऐसी थी जो चार्ज हुई थी मटेरियल के अगेंस्ट, 970 की कॉस्ट थी जो चार्ज हुई थी कन्वर्जन के अगेंस्ट। तो 12,600 रुपए की कॉस्ट में लिखूंगा ये चार्ज हुई है मटेरियल के अगेंस्ट, और ₹970 चार्ज हुई है कन्वर्जन के अगेंस्ट। ये थी ओपनिंग के ऊपर। फिर कुछ कॉस्ट ऐसी है जो ड्यूरिंग द ईयर ऐड हुई थी, इसको हम कॉस्ट इन द पीरियड कहते हैं, कॉस्ट इन द पीरियड। पिछली कॉस्ट को आप ये भी कह सकते हो कि प्रीवियस पीरियड की जो कॉस्ट इस ईयर में आई। तो इस दफा जो कॉस्ट इनकर्ड हुई है वो मेरे पास 28,000 और 17,430 रुपए। तो ये ₹28,000 और ₹17,430 ये आ गई आपके पास टोटल कॉस्ट। अब हुआ क्या, मैं क्या माइनस करूंगा, यहां से मैं लेस करूंगा स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस। अब जो स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस है वो हमने कैलकुलेट कर ली थी, और वो कितनी थी 350। लेकिन स्क्रैप वैल्यू मैं कहां से माइनस करूंगा, मटेरियल की कॉस्ट में से माइनस करूंगा, क्योंकि मटेरियल सारा का सारा हम शुरू में डाल देते थे। तो मेरे पास यहां पे जो ₹350 है वो इस मटेरियल की कॉस्ट में से माइनस हो जाएगा। तो अब मेरे पास जो बाकी आंसर बचेगा ये वो टोटल कॉस्ट है जिसको मुझे स्प्लिट करना है इक्विवेलेंट यूनिट्स के हिसाब से। तो टोटल जो मेरे पास यहां पे कॉस्ट अकर हुई है विद रिगार्ड टू द मटीरियल वो आएगी 12,600 प्लस 28,000 माइनस 350, ये आएगी ₹4250। और इसी तरह मेरे पास 970 प्लस 17,430 की कॉस्ट आएगी, ₹18,400 की कॉस्ट है विद रिगार्ड टू द कन्वर्जन। अब ये टोटल कॉस्ट अगर हुई है मटेरियल की कन्वर्जन की, इसको आप डिवाइड कर दोगे इक्विवेलेंट यूनिट्स के साथ। अब इक्विवेलेंट यूनिट्स कितने थे, इक्विवेलेंट यूनिट्स मेरे पास जो मटेरियल के अगेंस्ट थे वो 9,650 थे, वो यहां पे लिखे हुए। तो ये मैं स्प्लिट करूंगा 9,650 यूनिट्स, और जो यूनिट्स कंप्लीट थे विद रिगार्ड टू द कन्वर्जन 8850 के, तो ये डिवाइड करूंगा 8850 यूनिट्स। तो मेरे पास अब ये आ जाएगी कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट, मटेरियल की भी और कन्वर्जन की भी। तो कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट कितनी आएगी जी, डिवाइड बाय 8850, ये कॉस्ट आती है मेरे पास
₹2.07 या इसको ₹2.08 कर देते हैं पर यूनिट चार्ज होनी चाहिए कन्वर्जन के अगेंस्ट। अच्छा, उसके बाद अच्छा मैंने यहाँ पे एक वैल्यू ये गलत कैलकुलेट की हुई है, ये प्लस माइनस की मिस्टेक है मेरे पास। यहाँ पे 7500 प्लस 1200 माइनस 75, सॉरी प्लस, तो ये आती है 8775। ये मैंने वैल्यू गलत लिखी हुई थी, तो ये 8775। तो मेरे पास अब यहाँ पे जो कॉस्ट पर यूनिट आ रही है वो क्या आ रही है, 18,400 डिवाइड बाई 8775। ये कॉस्ट आ रही है 2.0969। ठीक हो गया। अच्छा जी, दूसरी तरफ आए तो 40,250 डिवाइड बाई 9650 करें, ये कॉस्ट मेरे पास आ रही है ₹4.171 की कॉस्ट आ रही है। ये आ गई टोटल कॉस्ट। और लास्ट पार्ट अब हमारा जो होगा वो होगा नोट 3, और इसको आप लोग बोलते हो स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन। अब ये जो स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन है ये बेसिकली मेरे पास इन सारी सवालों का जवाब है। हमने अब कॉस्ट चार्ज करनी है अपने सारे के सारे डिपार्टमेंट्स को। अच्छा, अब एक चीज का ख्याल रखना कि जब भी आप कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट कर रहे हो तो कोशिश करो कि कम से कम 3, ज्यादा अच्छा है कि 4 डेसिमल तक जाओ, उससे आगे ज्यादा जाने की अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। एग्जाम लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 अटेम्प्ट तो लाजमी है। 3 जैसे मैंने 4.0 लिखा तो ये 3 जरूरी है। अच्छा होता कि अगर हम 4 तक जाते। अच्छा जी, स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन करनी है। स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन क्या है, सबसे पहले हम फिनिश गुड्स की कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स के अंदर मेरे पास टोटल यूनिट्स कितने थे, फिनिश गुड्स के अंदर जी टोटल यूनिट्स थे मेरे पास 7500 यूनिट्स थे फिनिश गुड्स के अगेंस्ट। तो यहाँ पे ₹4.171 पर यूनिट प्लस रुपीज, बल्कि इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा ओपन करके ताकि आपको नजर आए वैल्यू कैलकुलेट की हुई है। हमारे पास है ₹4.171 पर यूनिट प्लस ₹2.0969 पर यूनिट। ये है मटेरियल प्लस कन्वर्जन टोटल कॉस्ट इनटू 7500 यूनिट्स। ये मेरे पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स। तो 4.171 प्लस 2.0969 इंटू 7500, ये मेरे पास आ रही है जी कॉस्ट तकरीबन 47,009। ये कॉस्ट आ गई है फिनिश गुड्स की। अब मुझे कॉस्ट कैलकुलेट करनी है कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। अब कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस में मेरे पास जो कॉस्ट चार्ज होगी, पहले मटेरियल के अगेंस्ट, मटेरियल के अगेंस्ट कितनी कॉस्ट आएगी जी, मटेरियल के अगेंस्ट जो मेरे पास क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है वो उसके 2000 यूनिट्स 100% कंप्लीट है, तो ये आएगी 2000 यूनिट्स एट ₹4.171 पर यूनिट। तो मेरे पास 2000 इंटू 4.171 वैल्यू आ रही है 8342। ये आ गई क्लोजिंग स्टॉक की मटेरियल के अगेंस्ट। अब वो क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट जो कन्वर्जन कॉस्ट के अगेंस्ट है, तो हमारे पास कन्वर्जन के यूनिट्स कितने थे, कन्वर्जन के जो यूनिट्स थे वो थे 1200 यूनिट्स। तो इन 1200 यूनिट्स के ऊपर कन्वर्जन कॉस्ट चार्ज होगी, तो 1200 यूनिट्स एट ₹2.0969 पर यूनिट। तो मेरे पास 1200 इंटू 2.0969, मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो 2516 की वैल्यू आ रही है। तो 2516 की कॉस्ट आ रही है। तो इसको अगर मैं सम अप कर लूं,
8342, तो ये वैल्यू टोटल आ रही है वो 10,858। तो 10,858 की वैल्यू आ गई क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस की। और अब लास्ट में रह गया मेरे पास एबनॉर्मल लॉस। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे एबनॉर्मल लॉस, या इसको इस तरह लिख दो, कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस। ये भी मटेरियल के अगेंस्ट अलग से चार्ज होंगे और कन्वर्जन के अगेंस्ट अलग से चार्ज होंगे। मटेरियल के अगेंस्ट ये कितने थे? मटेरियल के अगेंस्ट जी ये थे 150 पूरे, और कन्वर्जन के अगेंस्ट थे 75। तो 150 कंप्लीट है अगेंस्ट मटेरियल और 75 यूनिट्स कंप्लीट है अगेंस्ट कन्वर्जन। तो मटेरियल की कॉस्ट है ₹4.171 पर यूनिट। देखो मैं एक एक चीज डिटेल में लिख रहा हूं, पेपर में भी आपने रुपीज पर यूनिट, ये पूरी सब चीजें लिखनी है। ₹2.0969 पर यूनिट। तो मेरे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी जी। वैल्यूज कैलकुलेट कर लेता हूँ। 150 इंटू 4.171, ये आ रही है 626। उसके बाद दूसरी वैल्यू है 75 इंटू 2.0969, ये वैल्यू आ रही है मेरे पास 157। तो इसका जो टोटल आ रहा है 626, इसमें ऐड अप कर लूं तो मेरे पास वैल्यू आ रही है 783। तो ये तीन वैल्यूज थी जो मेरे पास कैलकुलेट हुई है। 4709, यहां पे लिखूंगा 47009। दूसरी जो वैल्यू आ रही है जी वो आ रही है 10,858। तो 10,858। और तीसरी वैल्यू मेरे पास आ रही है 783। 783। अब अगर इसका मैं सम टोटल कर लूं इस साइड का भी, तो 7500 प्लस 350 प्लस 2000 प्लस 150, तो मेरे पास आंसर यहां पे पूरे आ रहे हैं 10,000 यूनिट्स। और इन 10,000 यूनिट्स की अगर मैं कॉस्ट कैलकुलेट करूं 47,009 प्लस 350 प्लस 10,858 प्लस 783, तो मेरे पास ये कॉस्ट एग्जैक्टली आ रही है 47,009 प्लस 350 प्लस 10,858 प्लस 783। तो एग्जैक्टली मेरे पास ये आ रही है 59,000 की। तो बेसिकली मेरे पास कॉस्ट फिनिश गुड्स की, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस की और एबनॉर्मल लॉस की ये कॉस्ट कैलकुलेट करनी थी। इसके लिए पहले मैंने इक्विवेलेंट यूनिट्स निकाले, फिर मैंने इसकी टोटल कॉस्ट निकाली, वहां से पर यूनिट कॉस्ट निकाली, और फिर इनको बारी बारी मैंने चार्ज किया, और जिसके लिए आप 3 वर्किंग्स करते हो। ये पूरा क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया इन्वेंट्री कॉस्ट फॉर्मूला के हिसाब से। यही क्वेश्चन अगर मैं, ये वीडियो थोड़ी लंबी है, आराम सुकून से देखना है, लेकिन अगर आप इन दोनों को कंपेयर करके देखोगे तो आपको आराम सुकून से क्वेश्चन समझ आ जाएगा। यही क्वेश्चन जब मैं सॉल्व करता हूं इन्वेंट्री कॉस्ट फॉर्मूला फाइफो के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब इसको मैं फाइफो का बना के सॉल्व करूंगा, तो अब देखते हैं कि हमारा इस सारी की सारी वर्किंग के अंदर हमारी चेंजेस क्या आनी है। यही क्वेश्चन है, यही डेटा है, सब कुछ लिखा हुआ है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि फाइफो के क्वेश्चन के लिए आपके पास ये इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। स्टेज ऑफ कंप्लीशन, ओपनिंग स्टॉक की, ये सबसे इंपॉर्टेंट है विद रिगार्ड टू योर फाइफो। ये नहीं दी हुई तो फिर आपको वेटेड एवरेज के ऊपर जाना पड़ेगा। देखते हैं इसको हम लोग पहले जल्दी से अपने पास वही फॉर्मेट बनाते हैं। प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट में ज्यादा चेंजेस नहीं है। प्रोसेस अकाउंट फाइफो वेटेड एवरेज उसी तरीके से बनता है। वर्किंग में थोड़ा बहुत चेंज आएगा। तो हम लोग जल्दी से यहाँ पे प्रोसेस अकाउंट बना लेते हैं। ये बन जाएगा मेरे पास प्रोसेस अकाउंट, यूनिट्स, रुपीज। अब मैं यहाँ पे डाटा लिख रहा हूँ क्योंकि डाटा प्रोसेस अकाउंट को लिखने का सारा डाटा यूनिट्स का वही है जिससे हमने सॉल्व किया है। चेंज वर्किंग में आएगा, हमेशा याद रखना। अच्छा जी, यहाँ पे मेरे पास सब क्या है, यहाँ पे मेरे पास था ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस,
डायरेक्ट मटेरियल ऐड हुआ, यहाँ पे कन्वर्जन कॉस्ट अकर हुई, मेरे पास ओपनिंग यूनिट्स थे 3000, वैल्यू थी 15,770, यहाँ पे 7,000 यूनिट्स मजीद ऐड हुए जिनकी वैल्यू थी 28,000 मटेरियल के अगेंस्ट और कन्वर्जन कॉस्ट 17,430। ये एज इट इज डाटा लिखा जाएगा जैसे हमने वेटेड एवरेज में लिखा था। फिनिश गुड्स के जो मेरे पास यहाँ पे दिए हुए थे यूनिट्स, वो दिए हुए थे 7500। अच्छा, अभी मुझे कॉस्ट नहीं पता। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे दिए हुए थे नॉर्मल लॉस, ये तो हमने निकाल लिया था, 350 थे यूनिट्स, 1 रुपये के हिसाब से बेचा था तो 350 ही उसकी स्क्रैप वैल्यू आ गई थी। ये भी यहाँ पे उठा के मैंने स्क्रैप वैल्यू को एज इट इज यहाँ पे लिख देना है, इसमें भी मेरे पास कोई भी चेंज नहीं आएगा। अच्छा, उसके बाद मेरे पास यहाँ पे क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस दिया हुआ था, तो यहाँ पे क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस के यूनिट्स थे 2000, लेकिन मुझे उसकी अभी कॉस्ट नहीं पता। मेरे पास यहाँ पे अब नॉर्मल लॉस के यूनिट्स थे 150, उसको कितनी कॉस्ट चार्ज होनी है ये नहीं पता, ये मैंने वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इन वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए मुझे बनाना पड़ेगी 3 वर्किंग्स। तो यहाँ पे टोटल है 10,000 यूनिट्स, इनकी टोटल कॉस्ट हो चुकी है 59,000, यहाँ पे भी 10,000 है, और अब मुझे ये टोटल कॉस्ट यहाँ पे देखनी है कि किस किस को कितनी कितनी चार्ज होती है। तो ये सारा क्वेश्चन लेजर बनाने तक वही है। तो जब भी क्वेश्चन है आप पहले लेजर बना लो, बाद में देखो स्टेज ऑफ कंप्लीशन क्या है, मटेरियल कब ऐड हुआ, कब इंस्पेक्शन हुई, कब क्या कहानी हुई, कोई जरूरत नहीं है आपको इस चीज को, इसके ऊपर आराम से जाओगे। अब हम कैलकुलेट करते हैं स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स, ये चेंज कहां पे आएगा, वेटेड एवरेज में और फाइफो में चेंज आएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये समझ आ गया तो आपकी जिंदगी जिंगा लाला। अच्छा जी, हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स में। नोट 1, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स। यहाँ पे आएगी मेरे पास आउटपुट, यहाँ पे टोटल यूनिट्स, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, यहाँ पे इक्विवेलेंट यूनिट्स विद रिगार्ड टू द डायरेक्ट मटेरियल एंड विद रिगार्ड टू द कन्वर्जन कॉस्ट। ठीक हो गया। अब यहां पे क्या काम करते थे, वहां पे हम क्वेश्चन स्टार्ट करते थे डायरेक्ट फिनिश गुड से, यहां पे ऐसा नहीं होगा। फाइफो मेथड, जो स्टॉक पहले आया है पहले उसके ऊपर बात करेंगे, फिर वो स्टॉक जो इस साल स्टार्ट किया, टोटल वही होगा, लेकिन यहाँ पे एक एडिशनल काम होगा कि फिनिश गुड्स को आपने स्प्लिट करना है कि फिनिश गुड्स में से कितने यूनिट्स ऐसे हैं जो पिछले साल स्टार्ट हुए थे इस साल कंप्लीटेड हुए, और कितने यूनिट्स ऐसे हैं जो इस साल स्टार्ट हुए इसी साल कंप्लीट हुए। तो पहली जो चीज आएगी मेरे पास स्टार्टेड लास्ट पीरियड एंड कंप्लीटेड इन करंट पीरियड। तो ये स्टार्टेड इन लास्ट पीरियड, कितने यूनिट्स ऐसे हैं जो पिछले पीरियड में स्टार्ट हुए थे, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक है 3000 यूनिट्स का, तो 3000 यूनिट्स ऐसे थे जो पिछले साल स्टार्ट हुए थे। इसके ऊपर कुछ मटेरियल कॉस्ट लगी थी, कुछ कन्वर्जन कॉस्ट लगी थी, उसके बाद स्टार्टेड एंड फिनिश्ड इन करंट पीरियड। अब टोटल जो फिनिश गुड्स हैं वो 7500 है। इन 7500 यूनिट्स में से 3000 पिछले साल स्टार्ट हुए थे और इस साल कंप्लीट हुए, तो बाकी कौन से यूनिट्स बने, बाकी यूनिट्स बचे आपके पास 4500, क्योंकि यहां पे जो टोटल है वो 7500 यूनिट्स ही है। इन 75 में से 3000 यूनिट्स ऐसे थे जो पिछले साल स्टार्ट हुए थे पिछले और इस साल कंप्लीट हुए, तो इसमें से आपके पास 4000 ऐसे हैं 4500 जो इस साल स्टार्ट हुए इसी साल कंप्लीट हुए। अच्छा, जो इस साल स्टार्ट हुए इसी साल कंप्लीट हुए, इनके ऊपर तो 100% कॉस्ट इसी साल चार्ज हुई है, तो मटेरियल कॉस्ट जो भी होगी वो 100% चार्ज होगी इन 4500 यूनिट्स को और 100% चार्ज होगी कन्वर्जन कॉस्ट को।
लेकिन जो स्टॉक पिछले साल कुछ कॉस्ट इनकर होगी थी, तो अब मुझे देखना है कि वो यूनिट्स जो ओपनिंग यूनिट्स हैं उनको हम यहां पे एवेल्युएट करेंगे कि वो मटेरियल के अगेंस्ट, ये यूनिट्स मटेरियल के अगेंस्ट 100% कंप्लीट हो चुके हैं। यानी जो ओपनिंग यूनिट्स थे उसके ऊपर मटेरियल कॉस्ट 100% चार्ज होगी है। तो क्या अब हमें मजीद कॉस्ट चार्ज करने की जरूरत है इन यूनिट्स के ऊपर? नहीं, इनके ऊपर मटेरियल कॉस्ट 0% चार्ज होगी, इनके ऊपर कोई एडिशनल मटेरियल कॉस्ट चार्ज नहीं होगी। तो ये मटेरियल के अगेंस्ट 0% कॉस्ट चार्ज होनी है, तो यहां पे कोई कॉस्ट मटेरियल के अगेंस्ट चार्ज नहीं होगी। इसी तरह जो कन्वर्जन वाली थी इनके ऊपर 30% कॉस्ट पहले चार्ज होगी थी। तो एडिशनल कॉस्ट कितनी चार्ज होनी चाहिए? 30% चार्ज हो चुकी है, 70% इस दफा चार्ज होगी, तो ये कंप्लीट होंगे। तो यहां पे आपके पास ये आ जाएगा 70% की एडिशनल कॉस्ट इस दफा चार्ज होगी। तो उन 3000 यूनिट्स के ऊपर जब 70% कॉस्ट चार्ज होगी, तो यहां पे कन्वर्जन के अगेंस्ट 2100 यूनिट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर आपने कन्वर्जन कॉस्ट चार्ज करनी है। ये इक्वल टू 2100 यूनिट्स बनेंगे 3000 यूनिट्स को जब आप इक्विवेलेंट यूनिट्स में कन्वर्ट करोगे। तो यहां पे ये एक एडिशनल काम है कि यहां पे आपने क्या काम किया था कि वेटेड एवरेज में आप क्या काम करते हो, वेटेड एवरेज के अंदर आप सिर्फ फिनिश गुड्स लेते हो और उस फिनिश गुड्स के टोटल यूनिट्स के ऊपर ले आते हो। लेकिन फाइफो में क्या काम करोगे, आप इन फिनिश गुड्स को स्प्लिट करोगे, वो यूनिट्स जो पिछले साल स्टार्ट हुए थे और इस साल कंप्लीट हुए, और वो यूनिट्स जो इस साल स्टार्ट हुए इस साल कंप्लीट हुए। और यहां पे इंपॉर्टेंट है आपको ओपनिंग स्टॉक की स्टेज ऑफ कंप्लीशन देना। तो जिस क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक की स्टेज ऑफ कंप्लीशन नहीं गिवन, वो फाइफो से सॉल्व नहीं होगा, उसको हमें वेटेड एवरेज से सॉल्व करना पड़ेगा। ये हिंट होता है आपका। स्टूडेंट हमेशा प्रोसेस कॉस्ट के क्वेश्चन में जाके स्टक हो जाते हैं, यार क्या करना है, एग्जामिनर ने तो बताया नहीं। अगर तो एग्जामिनर ने बता दिया दूसरा सॉल्व करो तो उसी तरह करेंगे, लेकिन नहीं बताया तो ये हिंट है उसका। अब जी आगे की बात करते हैं। फिनिश गुड्स को तो हमने देख लिया। अब सिंपल सी बात है, क्लोजिंग वर्क की प्रोग्रेस की, अब नॉर्मल लॉस की, इसमें कोई चेंज नहीं है। जो हमने वहां पे किया था वो कॉपी पेस्ट सारा का सारा मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करने लगा हूं, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं है। तो मैं यहाँ पे जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है, ओन कन्वर्जन की जो कॉस्ट है, ये मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। ये कॉपी पेस्ट कर दिया, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये एज इट इज है, इसलिए मैंने उठाया कॉपी पेस्ट कर दिया। सिर्फ चेंज किस में आया? फिनिश गुड्स के अंदर। आई होप ये आपको बात समझ आ गई होगी और चेंज समझ आ गया होगा कि फाइफो वेटेड एवरेज में क्या है। अब यहां पे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारे पास इक्विवेलेंट यूनिट्स कितने हैं। तो मेरे पास जो टोटल यूनिट्स थे वो 10,000 यूनिट्स थे। अब जो इक्विवेलेंट यूनिट्स आएंगे वो चेंज हो जाएंगे, इक्विवेलेंट यूनिट्स चेंज होंगे। कैसे? अब मेरे पास जो मटेरियल कॉस्ट चार्ज होनी है वो यहां पे 9650 यूनिट्स को चार्ज हो रही थी, लेकिन यहां पे फाइफो के अंदर 4500 प्लस 2000 प्लस 150, मेरे पास 66,050 यूनिट्स के ऊपर ये कॉस्ट चार्ज होगी। ITA PRC4 इन्वेंट्री के टॉपिक IS2 में हमने पढ़ा था कि कॉस्टिंग मेथड चेंज होने से क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू में फर्क पड़ता है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इसी तरह अगर मैं कन्वर्जन को भी देखूं तो 2100 यूनिट्स प्लस 4500 यूनिट्स प्लस 1200 प्लस 75, ये मेरे पास 75 यूनिट्स आ रहे हैं। ये भी मेरे पास कम आ रहे हैं यूनिट, 75 यूनिट्स इक्वल बनते हैं मेरे पास। तो सबसे पहला चेंज आ गया आपके पास स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स के अंदर। दूसरी स्टेटमेंट कौन सी है हमारे पास? नोट 2 बनता है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट्स। दूसरी वर्किंग है, इसके अंदर हमारे पास दो ही कॉस्ट है, डायरेक्ट मटेरियल प्लस कन्वर्जन कॉस्ट। अच्छा जी, सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं
टोटल कॉस्ट इनकर्ड इन द करंट पीरियड। क्यों? क्योंकि ओपनिंग स्टॉक को जो यूनिट्स थी वो चार्ज हो चुकी है। वो जब स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन करेंगे वहां पे मैं ऑलरेडी उठा के लिखूंगा, यहां पे नहीं करना। ये एक और फर्क है, यहां पे हम सिंपल क्या देखेंगे, कॉस्ट इनकर्ड इन पीरियड। मुझे यहां पे सिर्फ कॉस्ट इनकर्ड इन पीरियड को देखना है, जो कि 28,000 रुपये है मटेरियल के अगेंस्ट और ₹17,430 है कन्वर्जन के अगेंस्ट। तो यहां पे बेसिकली फर्क एक और क्या आ गया, यहां पे जो ओपनिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस की कॉस्ट थी, ये कॉस्ट हमने यहां पे नहीं ली। हमने क्या किया, हमने यहां पे सिर्फ जो कॉस्ट ली है, कॉस्ट इन द पीरियड यहां पे लिया है। ये एक और फर्क है, क्योंकि जो ओपनिंग यूनिट्स की कॉस्ट है वो मैं अलग से चार्ज कर दूंगा जो मेरे पास यूनिट्स इवैल्यूएशन स्टेटमेंट के अंदर, यहां पे सिर्फ लूंगा। वेटेड एवरेज में ओपनिंग प्लस परचेजेस दोनों की कॉस्ट लेते थे। फाइफो में क्या करेंगे, इन यूनिट्स के ऊपर जो कि इस पीरियड में थे उनके ऊपर इसके हिसाब से चार्ज होनी चाहिए, जो ओपनिंग वाली कॉस्ट है वो हम अलग से चार्ज कर देंगे। अब यहाँ पे मेरे पास सिंपल ये कॉस्ट आ गई और इसमें से आपने सिंपली यहाँ से लेस क्या करना है, यहाँ से आपने लेस करना है स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस, ये है ₹350 मटेरियल की कॉस्ट में से लेस करोगे। तो ये अब आपके पास आ चुकी है कॉस्ट। तो मेरे पास यहाँ पे टोटल कॉस्ट इनकर्ड जो करंट पीरियड में है वो कितनी आएगी, ये तो आ रही है ₹17,430 एज इट इज, और आपके पास ये आ रही है 28,000 में से माइनस करोगे तो ये ₹27,650 की कॉस्ट आ रही है। इसको अब मुझे स्प्लिट करना है इक्विवेलेंट यूनिट्स के हिसाब से। तो यहाँ पे इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ। मेरे पास जो इक्विवेलेंट यूनिट्स आए थे कितने हैं जी, मेरे पास इक्विवेलेंट यूनिट्स आए थे 6650 यूनिट्स हैं अगेंस्ट मटेरियल, और 75 यूनिट्स हैं अगेंस्ट कन्वर्जन। तो मेरे पास अब यहां पे कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट्स जो आएगी वो कितनी कितनी आ रही है, 27,650 डिवाइडेड बाय 6650, ये आ रही है ₹4.1578 5 डिजिट्स तक में चला गया। उसके बाद कह रहा है 17,430 डिवाइड बाय 78,75, ये आ रहे हैं मेरे पास जी 2.21333 रुपीज, 2.21333, ये मेरे पास आ गई इनकी कॉस्ट। अब इसको लास्ट हम करेंगे नोट 3 स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन, और सबको कॉस्ट चार्ज करना स्टार्ट करेंगे। तो 3 चीजें थी जिनको हमने कॉस्ट चार्ज करनी थी। सबसे पहले जो कॉस्ट चार्ज करनी थी वो हमने फिनिश गुड्स को चार्ज करनी थी, लेकिन फिनिश गुड्स को कॉस्ट चार्ज करने के लिए भी यहाँ पे तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। ये आखिरी जो लास्ट पार्ट है ये जरा देख लो कि आप कैसे कॉस्ट चार्ज करोगे। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आएगी कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स, लेकिन फिनिश गुड्स में 2 तरह के हैं। कुछ ऐसे यूनिट्स हैं जो इस साल स्टार्ट हुए, इसी साल कंप्लीट हुए। कुछ ऐसे यूनिट्स हैं जो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस वाले थे, स्टार्टेड इन प्रीवियस फिनिश इन करंट। तो यहाँ पे स्टार्टेड इन प्रीवियस पीरियड और इसमें फिनिश हुए हैं। इसके अंदर है मेरे पास सबसे पहले मटेरियल और फिर है मेरे पास कन्वर्जन कॉस्ट। अब मटेरियल कॉस्ट मेरे पास कितनी चार्ज होनी है, मेरे पास वो जो थे यूनिट्स उसके अंदर जो मटेरियल की कॉस्ट थी और जो कन्वर्जन की कॉस्ट थी वो चार्ज होनी है। अब कुछ कॉस्ट ऐसी है जो ओपनिंग, बल्कि इसको आप ऐसा लिखो, आप यहां पे जो कॉस्ट करोगे यहां पे लिखोगे ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। 3,000 यूनिट्स थे, इनके ऊपर कुछ कॉस्ट ऑलरेडी चार्ज हो गई थी। कितनी कॉस्ट चार्ज हो चुकी थी, ये आपके पास यहां पे लिखा हुआ 13,570 की कॉस्ट चार्ज हो चुकी थी। तो इनके ऊपर तो 13,570 की कॉस्ट ऑलरेडी चार्ज हो चुकी है।
एडिशनल कॉस्ट ड्यूरिंग द ईयर कितनी कॉस्ट चार्ज हुई? कन्वर्जन कॉस्ट ड्यूरिंग द पीरियड जो चार्ज हुई है, जो इस पीरियड में चार्ज हुई है कन्वर्जन कॉस्ट, वो कितनी चार्ज हुई है जी, और कितने यूनिट्स हैं? वो जो चार्ज हुई है वो है एट ₹2.2133। कितने यूनिट्स हैं? वो इक्विवेलेंट यूनिट से देखोगे 2100 यूनिट्स थे जिनके ऊपर इस पीरियड में चार्ज होनी है कन्वर्जन कॉस्ट। तो यहाँ पे 2100 यूनिट्स हैं जिनके ऊपर चार्ज होनी है। तो 2100 इंटू 2.21333, ये आएगी मेरे पास कॉस्ट 4648 की। तो यहाँ पे 4648 की कॉस्ट चार्ज हुई है। ये वो कॉस्ट है जो मेरे पास वो यूनिट्स जो पिछले पीरियड में स्टार्ट हुए थे इस पीरियड में कंप्लीट हुए। फिर मेरे पास यहाँ पे फिनिश गुड्स के अंदर जो दूसरे यूनिट्स हैं वो कौन से हैं? स्टार्टेड एंड फिनिश्ड इन करंट पीरियड। कितना यूनिट्स है जी जो इस पीरियड में स्टार्ट हुए इसी में फिनिश हो गए? वो हमने निकाले थे 4500। तो 4500 सारे के सारे यूनिट्स इसी में आएंगे। अच्छा, पहले प्राइसेस क्या क्या है, वैल्यू क्या क्या है? मेरे पास जो कॉस्ट पर यूनिट है वो है ₹4.15789 प्लस ₹2.21333, ये टोटल, और इनटू 4500 यूनिट्स। तो मेरे पास इनकी जो टोटल कॉस्ट आ जाएगी वो कितनी आएगी? 4.15789 प्लस 2.21333 टोटल कॉस्ट आ गई। इसको मल्टीप्लाई करोगे आप 4500 यूनिट्स के साथ, तो मेरे पास ये वैल्यू आ रही है 28670। तो 28670 की वैल्यू आ रही है। और अब मेरे पास जो टोटल कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स आ रही है इसको मैं एड अप कर लेता हूं, 4648 प्लस 13570। तो टोटल कॉस्ट मेरे पास जो आ रही है वो 46888 की आ रही है। तो यहाँ पे 46888 की कॉस्ट है जो आप फिनिश गुड्स को चार्ज करोगे। ये आपके पास एक एडिशनल काम होगा। कॉस्ट चार्ज करने का तरीका डिफरेंट था। वेटेड एवरेज में हम फिनिश गुड्स के ऊपर सिर्फ एक ही दफा पूरी की पूरी कॉस्ट चार्ज कर देते थे। यहां पे जो मेरे पास कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स है उसमें चेंज है। ये आपको चेंज पता होना चाहिए, आपको प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर मसला नहीं होगा। अब लास्ट जो मेरे पास कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस है उसको चार्ज करते हैं कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। अच्छा जी, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर मेरे पास कितने यूनिट्स है, मटेरियल के अगेंस्ट कितने कंप्लीट हुए और कन्वर्जन के अगेंस्ट कितने हैं उसको देख लेते हैं जी। अब ये हम सबसे पहले बात कर लेते हैं मटेरियल के अगेंस्ट और फिर हम देख लेते हैं कन्वर्जन कॉस्ट के अगेंस्ट। सबसे पहले यूनिट्स कितने कितने हैं जिनको चार्ज करनी है। यूनिट्स का आइडिया कहाँ से होगा? वो होगा हमें इक्विवेलेंट यूनिट से, और हमने कहा था कि इक्विवेलेंट यूनिट्स में कोई चेंज नहीं आया। तो 2000 और 1200 यूनिट्स, 2000 यूनिट्स की कॉस्ट चार्ज होगी मटेरियल को। कन्वर्जन की कॉस्ट चार्ज होगी सिर्फ 1200 यूनिट्स के हिसाब से एट द रेट ऑफ रुपीज 2.21333, और ये ₹4.15789। तो ये कॉस्ट मैं कैलकुलेट कर लेता हूं, 2000 इंटू 4.15789, ये आ जाएगी मेरे पास 8316। मैं राउंड ऑफ करके वैल्यूज लिख रहा हूँ, टोटल वैल्यूज राउंड ऑफ करके लिख दिया करो। पर यूनिट के लिए पॉइंट के बाद कम से कम 4 5 डिजिट्स लाजमी है। 1200 इंटू 2.21333, मेरे पास ये वैल्यू आ रही है 2656। इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो मेरे पास टोटल जो वैल्यू आ रही है 10,972 रुपये। और लास्ट
कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस वाले यूनिट्स हैं उनको भी मटेरियल की कॉस्ट चार्ज होगी और उनको भी कन्वर्जन कॉस्ट चार्ज होगी। ये जो यूनिट्स थे ये कितने कितने थे जी मटेरियल और कन्वर्जन के अगेंस्ट, वो हमने पहले से कैलकुलेट किया। 150 यूनिट्स थे मटेरियल के अगेंस्ट, 75 यूनिट्स थे लेबर के अगेंस्ट एट अ प्राइस ऑफ मटेरियल की कॉस्ट कितनी है 4.15789, 2.21333। तो यहाँ पे मैं कॉस्ट कैलकुलेट कर लेता हूँ। मेरे पास 150 इंटू 4.15789 ये आती है 624, और जो दूसरी कॉस्ट है 75 इंटू 2.21333 166। तो मेरे पास यहाँ पे जो टोटल कॉस्ट आ रही है 166 प्लस 624 ये आ रही है 790। अब ये तीनों कॉस्ट मैंने चार्ज करनी है। तो मेरे पास सबसे पहले फिनिश गुड्स की कॉस्ट है 46888। यहाँ पे हम चार्ज करेंगे अपने लेजर में 46888। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस की कॉस्ट है मेरे पास 10972। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10972। मेरे पास जो एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट है वो है 790, ये आ जाएगी यहाँ पे 790। अब हम देखते हैं कि मेरे पास टोटल कॉस्ट कितनी है। तो अगर मैं इसको सबको ऐड कर लूँ 46888 प्लस 350 प्लस 10972 प्लस 790, तो मेरे पास एग्जैक्टली 59,000 आ रही है। हाँ पेपर के अंदर हो सकता है आपका 1-2 रुपये ऊपर नीचे डिफरेंस आ रहा हो, दैट्स नॉर्मल, वो आपका राउंडिंग ऑफ का इश्यू हो सकता है। तो ये पूरा का पूरा मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन सॉल्व किया जिसके अंदर मैंने आपको डिटेल में वेटेड एवरेज और फाइफो दोनों का डिफरेंस भी समझा दिया। इससे ज़्यादा अब मैं आपके लिए क्या आसान करूं प्रोसेस कॉस्टिंग को। अब लास्ट बात करने लगा, लुब्बे लुबाब दो छोटी छोटी बातें करने लगा। छोटी छोटी बातें क्या है कि अब आपको कैसे ये आइडेंटिफाई होगा कि जो मेरे पास पेपर के अंदर फाइफो या वेटेड एवरेज, हमें हिंट कैसे मिलेगा। मैं एक काम करता हूं, इसके लिए आपको एक स्टेटमेंट उठा के लिख के दे देता हूं। लेट्स मी ओपन योर बुक। चले, मैं यहाँ पे आपको ये नोट लिख के दे देता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एग्जाम क्वेश्चन के अंदर चॉइस ऑफ कॉस्ट फॉर्मूला, कॉस्ट फॉर्मूला से मतलब कि फाइफो यूज करना है या एप्को मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसके ऊपर आपको एक गाइडलाइन प्रोवाइड कर देते हैं जी। वो कहता है जी फाइफो स्टॉक वैल्यूएशन इज मोर कॉमन। ठीक है, हमने कहा कि फाइफो मोर कॉमन है वेटेड एवरेज से, ठीक है, बिल्कुल ठीक बात समझ आती है। और वो कहता है एंड शुड बी यूज्ड अनलेस इंडिकेशन इज गिवन टू द क्वांटिटी, यानी कि कुछ नहीं बताया हुआ। तो हमारी जम्पशन ये होगी कि हम फाइफो मेथड लेके चलेंगे, लेकिन फाइफो मेथड के लिए जरूरी है कि जो ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है मटेरियल और कन्वर्जन के अगेंस्ट उसके साथ परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन आपको दी हो, तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर मजबूरी में आपको वेटेड एवरेज पे जाना पड़ेगा। You may be present the limited information about the opening stock which forces you to use either the FIFO or the weighted average method. The rules are as follow. If you are given with the degree of completion of each element of the opening stock, ठीक हो गया, तो फिर आपने FIFO मेथड यूज करना है। हमें वैल्यू के साथ नहीं, वैल्यू नहीं, टोटल परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन ओपनिंग स्टॉक के साथ दिया। जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर मेरे पास ये जो दिया हुआ था, ये जो इंफॉर्मेशन यहां पे दी गई थी, इसकी बात करें कि ओपनिंग के साथ जब आपको स्टेज ऑफ कंप्लीशन दिया होगा, ये है उसकी वैल्यू 12,600 970 वैल्यू है, ये दी होती है।
लेकिन जब आपको स्टेज ऑफ कंप्लीशन दे देगा तो ये फाइफो से सॉल्व हो सकता है। अगर ये स्टेज ऑफ कंप्लीशन ओपनिंग स्टॉक के साथ नहीं दी हुई तो ये वेटेड एवरेज से सॉल्व होगा। तो वो कह रहा है कि आपके पास इफ यू आर नॉट गिवन विद द डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक और सिर्फ वैल्यूज दी हुई है मटेरियल की, लेबर की, कन्वर्जन की, तो फिर आपको वेटेड एवरेज यूज करना पड़ेगा। ये छोटी सी बात है और ये इंपॉर्टेंट है पेपर के अंदर। स्टूडेंट परेशान बैठा होता है, सर हमें समझ नहीं आई कि हमने किस सॉल्व करना था, सर मैं गलती से वेटेड एवरेज पे करके आ गया, बाद में पता चला ये तो फाइफो पे करना था। तो मैंने अब आपको ये चीज भी समझा दी है। आखिरी 2 मिनट की बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात लास्ट। कभी कभी एक नंबर की एडजस्टमेंट, ये 1 नंबर की या आधे नंबर की एडजस्टमेंट है, कॉस्ट ऑफ रीवर्क। ये क्या है? लास्ट बात है, 1 नंबर की छोटी सी बात है, कॉस्ट ऑफ रीवर्क। हमें कुछ एडिशनल काम करना पड़ेगा। मैंने फिनिश गुड्स बना लिए, मेरी गुड्स तैयार होगी, फिनिश गुड्स बन गए थे। 1 मिनट, चार्जिंग चार्जिंग चार्जिंग, लैपटॉप की चार्जिंग। मेरे पास फिनिश गुड्स तैयार होगी, लेकिन पता चला यार कुछ कमी रह गई है यूनिट्स के अंदर, थोड़ा सा इसके ऊपर एडिशनल खर्चा करना पड़ेगा। अगर मैं इसके ऊपर थोड़ा सा खर्चा, इंस्पेक्शन की, और इंस्पेक्शन के में यार थोड़ी सी चीज खराब हो रही है, इसको खराब होने से बचा सकता हूँ, नॉर्मल लॉस बचा सकता हूँ, एबनॉर्मल लॉस से बचा सकता हूँ अगर मैं थोड़ा सा खर्चा कर दूं। ये आप इंस्पेक्शन के टाइम पे भी कर सकते हो। इंस्पेक्शन की प्रोसेस के दरमियान में पता चला यार ये चीजें खराब हो जाएंगी, अगर इसके ऊपर मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा खर्चा ना किया, तो मैं कहता हूँ यार इसके ऊपर थोड़ा सा रीवर्क, कुछ एडिशनल खर्चा, कुछ एडिशनल मटेरियल, कुछ एडिशनल लेबर कॉस्ट ये चार्ज कर देता हूँ, तो ये चीजें खराब होने से बच जाएंगी। तो इसको हम लोग बोलते हैं रीवर्क। अब ये रीवर्क है, ये आपके पास 2 तरह का हो सकता है। ये जो खर्चा है ये 2 तरह का हो सकता है। आपने प्रोसेस चल रहा था, आपने दरमियान में इंस्पेक्शन की, देखो यार चीजें ठीक बने कि नहीं बन रही, आपने कहा कि यार अच्छा अगर ये चीजें खराब हो रही हैं, इनको थोड़ा सा खर्चा करके ठीक किया जा सकता है, तो मैं बजाय इसके कि नहीं वेट करूं खराब हो जाएंगी, नॉर्मल लॉस होगा, नॉर्मल लॉस होगा, उसकी काउंटिंग करूं, मैं अपना नुकसान बचाऊंगा, चीजें बचाऊंगा, तो मैं कहता हूं थोड़ा सा खर्चा करता हूं। अब ये जो मैंने एडिशनल खर्चा करूंगा ये 2 तरह का है। या तो ये एक नॉर्मल रीवर्क होगा, कि ये अक्सर ऐसा होता है हम थोड़ा सा मजीद खर्चा करते हैं चीजें ठीक होते हैं, या फिर एक ह्यूज कॉस्ट होगी और एक एबनॉर्मल रीवर्क करना पड़ेगा उन चीजों को ठीक करने के लिए। कोई ब्लेंडर हो गया और उसको ठीक करने के लिए आपको ठीक ठाक खर्चा करना पड़ेगा, एक एबनॉर्मल एक्टिविटी परफॉर्म, ये नॉर्मली ये काम नहीं होता। अगर तो ये नॉर्मल रीवर्क है तो जो भी कॉस्ट ऑफ रीवर्क है ये प्रोसेसिंग कॉस्ट को चार्ज होगी। कॉस्ट ऑफ रीवर्क will be charged to प्रोसेसिंग कॉस्ट। यानी कि जो ऊपर आपने टोटल मटेरियल कन्वर्जन कॉस्ट लिखी थी उसमें इसको आप इसको भी ऐड अप कर दोगे, ये कॉस्ट उसमें ऐड अप हो जाएगी, बस और कुछ भी नहीं करना। ये यहां पे ऊपर जो भी हमने कॉस्ट कैलकुलेट की थी यहां पे, वो चाहे ये वाली कॉस्ट है, वो लेबर की कॉस्ट है, चाहे वो आप इसको यहां पे लिख रहे हो, यहां पे लिख रहे हो, आपने इस कॉस्ट के अंदर उसको आपने रीवर्क की कॉस्ट यहां पे सिंपली ऐड करना है और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ एक आपने छोटी सी चीज का ख्याल रख लेना। तो बच्चे कहते हैं सर रीवर्क आ गया, रीवर्क क्या है? कॉस्ट में आपने थोड़ा सा खर्चा ऐड कर दिया ना, अगर नॉर्मल है तो। इसकी एंट्री भी लिख देता हूं। इसकी जनरल एंट्री क्या बनती है? इसकी जनरल एंट्री बनती है कि आपका जो प्रोसेस अकाउंट है उसके डेबिट साइड पे कॉस्ट सारी की सारी उसके डेबिट साइड पे आते हैं, और अब आपका क्रेडिट क्या हो रहा होता है? मटेरियल अगर लगा है तो मटेरियल की कॉस्ट, अगर कोई लेबर की कॉस्ट भी लगी है तो लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट नॉर्मली कन्वर्जन कॉस्ट में ऐड होती है, ये उसकी एक एंट्री रिकॉर्ड कर दोगे, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं करना। लेकिन अगर आपने आइडेंटिफाई किया कि ये जो लॉस था, क्वेश्चन बता दिया जाएगा कि ये एक एबनॉर्मल रीवर्क है, एबनॉर्मलिटी की वजह से हमें एक बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ रीवर्क करना पड़ा, उसके ऊपर एडिशनल कॉस्ट हो रही है, तो ये प्रोसेस को कॉस्ट नहीं, ये प्रोसेस को चार्ज नहीं होगा, ये नुकसान। अगर ये प्रोसेस को चार्ज नहीं होगा तो ये बेसिकली एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में जाएगा। एबनॉर्मल लॉस से चीजें आप प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हो, तो इनका मतलब ये हुआ कि इन शॉर्ट ये प्रॉफिट एंड लॉस को चार्ज होना है। तो हम क्या काम करते हैं इस सिचुएशन के अंदर? कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल रीवर्क इज चार्ज टू
पहले चार्ज किसको होगा? पहले ये चार्ज होगा एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, और फिर एबनॉर्मल लॉस अकाउंट को आप क्या करते हो? प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाते हो। देन क्लोज एबनॉर्मल लॉस अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस। अब अगर इसको मैं सम अप करूं, इसको मैं लिख देता हूं नॉर्मल वाला, कॉस्ट ऑफ नॉर्मल। अगर इसको मैं सम अप करूं तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पास एबनॉर्मल रीवर्क की कॉस्ट है उसकी वजह से आपके प्रोसेस अकाउंट में कोई फर्क नहीं पड़ना। जिससे आपने बनाया था उसी तरह बनेगा। जो कॉस्ट चार्ज करे थे कैसे करोगे? सिर्फ जो रीवर्क की कॉस्ट है वो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में जाएगी और वहां से प्रॉफिट एंड लॉस में चली जाएगी। अगर नॉर्मल लॉस है तो जो भी आप स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करते हो उसकी कॉस्ट में आपने ऐड कर देना है, बस और कुछ भी नहीं करना। मटेरियल है तो मटेरियल की कॉस्ट में ऐड करना है, लेबर है तो कन्वर्जन कॉस्ट में ऐड करना है। तो ये आपके पास पूरी की पूरी डिटेल्ड के अंदर प्रोसेस कॉस्टिंग थी और मैंने आपको एक एक एंगल डिटेल में समझाया। ये जो लास्ट लेक्चर है अभी ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस सारे आखिरी लेक्चर का सिर्फ देख लो तो आपको पूरी प्रोसेस कॉस्टिंग समझ आ जाएगी। थैंक यू सो मच।